चलो जी जल्दी चलो, कहीं ट्रेन ना छूट जाए। लाजवंती जी ने अपने पति सोमेश्वर जी से बोली। सोमेश्वर जी कंधे का बैग संभालते हुए बोले, अरे भाग्यवान, चल तो रहा हूँ, अब और कितना तेज चलूँ। तुम्हें तो फ़ोन पर बेटे की बात सुनकर जैसे पर ही लग गए हैं। बेटे ने अपने पास आने का आमंत्रण क्या दिया, तुम्हें तो जैसे जवानी फूट पड़ी। अजी क्यों ना फूटे, कहाँ होते हैं आजकल ऐसे बेटे। हमने ज़रूर पिछले जन्म में पुण्य किए होंगे, तभी तो राजू जैसा बेटा पाया है हमने। हमारा एक बेटा ही 10 बेटों पर भारी है। लाजवंती जी हाथ में पकड़े हुए बैग को ज़मीन में रखते हुए बोली, लो आ गए रेलवे स्टेशन, अभी पूरा 1 घंटा बचा है। तुम भी ना लाजवंती, कमाल करती हो। अब क्या करेंगे यहाँ 1 घंटा? तुम्हें पता है ना, मैं सब कुछ कर सकता हूँ लेकिन इंतज़ार नहीं कर सकता। मुझसे किसी का भी इंतज़ार नहीं होता है। मुझसे 5 मिनट का इंतज़ार भी बर्दाश्त नहीं होता, और यहाँ तो पूरे 1 घंटे का इंतज़ार करना है। रात भर ना अपना सोई ना मुझे सोने दिया। सोमेश्वर जी अपनी कमर सीधी करते हुए बोले, अरे शुक्र मनाओ मेरा, जो मैंने तुम्हें टाइम पर यहाँ पहुँचा दिया। सामान को सलीके से रखते हुए लाजवंती जी बोली, अरे हाँ, तुमने तो बहुत बड़ा एहसान कर दिया मुझ पर। अब यहाँ बोरियत के अलावा कुछ नहीं, तुम यहीं बैठो, मैं अभी आता हूँ। सोमेश्वर जी बोले, अजी कहीं दूर मत निकल जाना, नहीं तो ट्रेन छूट जाएगी। मुझे पता है, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ। सोमेश्वर जी कंधे का बैग लाजवंती जी को देते हुए बोले, और फिर 10-15 मिनट बाद बगल में अखबार दबाए और एक हाथ में चाय की पॉलीथीन और 2 कागज़ के गिलास ले आए। लाजवंती जी मन ही मन सोच रही हैं, अरे अरे, जल्दीबाजी के चक्कर में मैं इन्हें चाय बनाकर देना ही भूल गई। चाय की तलब लगी होगी, बिना चाय के तो यह रह ही नहीं सकते। लाजवंती जी को चाय की पॉलीथीन देते हुए सोमेश्वर जी बोले, जरा इसका रबड़ खोलना तो। लाजवंती जी ने चाय की पॉलीथीन का रबड़ खोला और पेपर ग्लास में चाय देते हुए लाजवंती जी बोली, कितनी महंगाई हो गई है देखो। पहले चाय का कांच का गिलास हुआ करता था, और वह भी इतना बड़ा कि चाय की तलब मिट जाए, लेकिन अब कागज़ के गिलास हो गए जिसमें 2 घूंट भी चाय अच्छे से नहीं आती है। इससे तो चाय की तलब ही नहीं मिटती। बात करते करते चाय खत्म हो जाती है। सोमेश्वर जी कहते हैं, लाजवंती तुम और चाय पियोगी? नहीं जी, खाली पेट ज़्यादा चाय पीने से एसिड हो जाएगा, फिर दिन भर खट्टी डकारें आती रहेंगी। चाय का पेपर ग्लास मोड़ते हुए लाजवंती जी बोली। सोमेश्वर जी अखबार खोलकर अखबार पढ़ने में व्यस्त हो गए। लाजवंती जी बेटे के पास रहने का सपना देखने लगी और मन ही मन सोचने लगी, लोग यूं ही कहते हैं, बच्चे बाहर जाकर बदल जाते हैं। हमारा राजू, अरे राजू नहीं, राजेश्वर, अब वह बड़ा आदमी हो गया है। हमारा राजेश्वर कहाँ बदला है। उसे आज भी अपने माँ बाप का कितना ख्याल है। आज पूरे 5 साल में उसने हमें अपने पास दिल्ली बुलवाया है। कहाँ अकेला बच्चा क्या क्या करता होगा। अब हम चले जाएंगे तो थोड़ा उसे भी सहारा हो जाएगा, थोड़ा हमारा भी मन लग जाएगा। माँ के हाथ की रोटी के लिए तरस रहा होगा। अब मैं जी भर के उसे अपने हाथ का खाना खिलाऊंगी। सपने संजोते संजोते लाजवंती जी ने दिवा सपने में राजेश्वर का विवाह भी करवा दिया। उसके 2-3 नन्हे मुन्ने बच्चों को अपनी गोद में खिलवा भी दिया। तभी सोमेश्वर जी बोले, क्यों भाई, अब देर नहीं हो रही है? बैठकर क्या सोचने लगी, ट्रेन आ गई है, चलो। तभी हड़बड़ाहट में लाजवंती जी सामान समेटने लगी, और जैसे तैसे दोनों ट्रेन में चढ़े और सीट में बैठे। सामने की सीट में 2 बुजुर्ग और आए। सोमेश्वर जी और लाजवंती जी को देखकर बोले, अरे सोमेश्वर जी। सोमेश्वर जी ने अपना सामान से ध्यान हटाया और उनकी ओर देखा तो वह बोले, अरे शर्मा जी। दोनों ने हाथ मिलाया और एक दूसरे की पत्नी को भाभी जी संबोधित कर नमस्कार किया। सोमेश्वर जी शर्मा जी से पूछने लगे, और शर्मा जी, आज किधर चली यह सवारी? शर्मा जी सीट पर बैठते हुए बोले, अरे दिल्ली तक जा रहे हैं, भतीजे की शादी है, इसलिए हम दोनों बुढ़िया बुढ़े ने सोचा कि थोड़ा दिल्ली भी घूम आएंगे, इसलिए दोनों चले आए। गर्मी में तो दिल्ली घूमने जैसा ही नहीं होता है। और आप लोग दिल्ली कैसे जा रहे हैं?
सोमेश्वर जी बोले, हम बेटे के पास जा रहे हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है भाई, 10-15 दिन के लिए बेटे के साथ भी रह आओ। और बेटा क्या करता है दिल्ली में? शर्मा जी ने चश्मा रुमाल से साफ करते हुए कहा। तभी लाजवंती जी अपनी खुशी को रोक नहीं पाई और बोली, नहीं नहीं भाई साहब, बस 15 दिन के लिए नहीं, हमेशा हमेशा के लिए जा रहे हैं। हमारा बेटा वहाँ एक बहुत बड़ी कंपनी में काम करता है। तभी मिसेस शर्मा बोली, बड़े भाग्यवान हो बहन आप दोनों। इस जमाने में ऐसा बेटा कहाँ होता है जो बूढ़े माँ बाप को अपने साथ रखने को तैयार हो गया। तभी शर्मा जी ने पूछा, बेटे की शादी हो गई है क्या? सोमेश्वर जी बोले, अभी नहीं हुई है, कोई अच्छी लड़की बताना जरा, इस साल उसका विवाह करवा ही देंगे। तभी ट्रेन का सायरन बजा और ट्रेन धीरे धीरे चल पड़ी। लाजवंती जी और मिसेस शर्मा खिड़की से बाहर का नज़ारा देख रही थी कि कैसे लोग धीरे धीरे पीछे छूटते जा रहे हैं। इस नज़ारे को देखते हुए मिसेस शर्मा बोली, देखो सब कैसे पीछे छूटता जा रहा है। तभी मिस्टर शर्मा बोले, कमला, यह ट्रेन जिंदगी की तरह है। जैसे ट्रेन सब कुछ पीछे छोड़ते हुए आगे अपनी मंजिल की ओर बढ़ती जा रही है, वैसे ही हम सभी एक दूसरे को छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं। सोमेश्वर जी ने शर्मा जी की बात का समर्थन करते हुए कहा, यह तो परम सत्य कहा भाई साहब आपने। फिर सोमेश्वर जी और उनकी पत्नी की शर्मा दंपति से सुख दुख की बातें चलती रही। बातों के दौरान लाजवंती जी अपने बेटे को नहीं भूलती। वह हर दूसरी बात के बाद अपने बेटे की बात की चर्चा करने लगती। ट्रेन अपनी मंजिल तक पहुंच गई थी। इस बीच दोनों दंपत्ति ने खाना भी खाया और अपने अपने घर का स्वाद एक दूसरे के साथ साझा किया। शर्मा जी बोले, सोमेश्वर जी, चलिए ऑटो बुक करवाकर अपनी अपनी मंजिल की ओर बढ़ते हैं। सोमेश्वर जी बोले, शर्मा जी आप चलिए, हमें बेटे ने कहा है वह हमें लेने स्टेशन पहुंच जाएगा। यहीं कहीं वह हमारा इंतज़ार कर रहा होगा या फिर आता ही होगा। अच्छा जी, हम चलते हैं। शर्मा जी सामान उठाते हुए और शर्मा जी अपनी पत्नी के साथ ऑटो में बैठकर चले गए। लाजवंती जी ने सोमेश्वर जी से पूछा, इनके कितने बच्चे हैं और कहाँ हैं? सोमेश्वर जी बोले, इनके 2 बेटे हैं, दोनों पढ़ाई लिखाई करके विदेश चले गए। उन दोनों ने वहीं की लड़कियों से शादी भी कर ली और वहीं गृहस्थी भी बसा ली। अब दोनों बुढ़िया बुढ़ा यहाँ अकेले रहते हैं। सुनो जी, जरा राजू को फ़ोन तो लगाना, कहाँ रह गया है वह, अभी तक नहीं आया। सोमेश्वर जी अपनी पैंट की जेब से बटन वाला मोबाइल निकालकर नंबर डायल करते किया, लेकिन बेटे का मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा था। यही प्रक्रिया सोमेश्वर जी 20 से 25 बार दोहराई तो मोबाइल नंबर स्विच ऑफ बता रहा था। आप सोमेश्वर जी जिसके हाथ में भी मोबाइल देखते उसी से विनती करते कि इस नंबर पर बात करनी है, आप करवा दीजिए। कई लोगों ने उस नंबर को डायल किया लेकिन नंबर स्विच ऑफ आ रहा था। एक तरफ जहां सोमेश्वर जी लोगों से विनती करने में व्यस्त थे, वहीं दूसरी ओर उनकी पत्नी उनकी ऐसी दशा देखकर बेचैन होने लगी। उनकी तबीयत खराब होने लगी। उनका जोश घबराहट में बदलने लगा। थक हार कर सोमेश्वर जी लाजवंती जी के पास आए और बैठकर बोले, लाजवंती, राजू का तो फ़ोन ही नहीं लग रहा है। लाजवंती जी घबराई आवाज़ में बोली, सुनिए जी, राजू को कहीं कुछ हो तो नहीं गया? सोमेश्वर जी बोले, क्या बात करती हो तुम भी? सोमेश्वर जी ने जब लाजवंती जी का चेहरा देखा तो वह डर गए और बोले, लाजवंती, तुम्हें क्या हुआ? लाजवंती बोली, मुझे यहाँ बहुत घबराहट हो रही है, आप मुझे कहीं और ले चलिए। सोमेश्वर जी ऑटो लेने गए तो लाजवंती जी निढाल होकर ज़मीन पर पड़ी थी और उनका सारा सामान चोरी हो चुका था। किसी की कमजोरी किसी के लूटने का अवसर थी। सोमेश्वर जी ऑटो लेकर आए तो देखा लाजवंती जी जमीन पर बेहोश पड़ी हैं और उनका सारा सामान भी गायब है। उन्होंने लाजवंती जी को जगाया, वह नहीं जागी। किसी से पानी मांगकर उनके मुंह में छिड़का और पिलाया
तो उन्हें थोड़ा होश आया। जो बैग सोमेश्वर जी के कंधे में टंगा हुआ था, किसी ने उसमें कट लगाकर सारे रुपए पैसे निकाल लिए। इतने में ही ऑटो वाला बोला, बाबूजी आइए बैठिए। सोमेश्वर जी बोले, बेटा हमारे पास पैसे नहीं हैं, किसी ने हमारे पैसे निकाल लिए हैं। यह सुनकर ऑटो वाला आगे को चलता बना। सोमेश्वर जी लाजवंती जी को कंधे का सहारा दिए चले जा रहे थे और मन ही मन सोच रहे थे, कितनी बेरहम है यह दिल्ली। इसने हमसे हमारा सब कुछ छीन लिया, हमारा घर, हमारा बेटा। बेटे की याद आते ही उन्होंने जेब से फ़ोन निकाला और फिर बेटे का नंबर डायल किया, लेकिन बेटे का मोबाइल अभी भी स्विच ऑफ आ रहा था। रात के लगभग 8 बज चुके थे। सोमेश्वर जी लाजवंती जी को कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर ले आए। लाजवंती जी की चप्पल भी चोरी हो चुकी थी। लाजवंती जी निढाल होकर सोमेश्वर जी के कंधे पर पड़ी थी। लगातार सिर के बोझ से सोमेश्वर जी का कंधा बहुत बुरी तरह से दुखने लगा था। उन्होंने लाजवंती जी को मंदिर के प्रांगण में एक कोने में लिटा दिया और खुद भी आराम करने लगे। थकान से जाने कब उनकी आंख लग गई पता नहीं चला। जब आंख खुली तो देखा लाजवंती जी बेहोशी की हालत में कुछ बड़बड़ा रही थी और ज़ोर ज़ोर से सांस ले रही थी। उनके मुंह से निकलने वाले शब्द समझ में नहीं आ रहे थे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वह अपने बेटे को याद कर रही थी। करीब 20 मिनट बाद उन्होंने प्राण त्याग दिए, लेकिन बेटा फिर भी नहीं आया। अब सोमेश्वर जी बिल्कुल अकेले पड़ गए थे। मंदिर परिसर के सामने एक दुकान से बुजुर्ग महिला यह सब देख रही थी। वह अपने दुकान के काम करने वाले लड़के के साथ वहां आई और सोमेश्वर जी से पूरा हाल पूछा, तो सोमेश्वर जी ने बताया वह बिहार से यहाँ अपने बेटे के पास आए थे। बेटे ने कहा, बाबूजी आप गांव में सब कुछ बेचकर पैसे मेरे अकाउंट में डाल दीजिए और आप लोग हमेशा हमेशा के लिए दिल्ली मेरे पास आ जाइए। मैं आपको रेलवे स्टेशन पर लेने पहुंच जाऊंगा। अगर आप पैसे अपने साथ लाए तो ट्रेन में चोरी हो सकते हैं, क्योंकि ट्रेन में बहुत चोरियां होती हैं। इसलिए आप सफ़र में पैसे अपने पास मत रखना। सारा रुपया पैसा मेरे अकाउंट में डाल देना और दिल्ली आकर वापस ले लेना। हमने अपनी सारी ज़मीन और मकान बेचकर पैसे उसके अकाउंट में डाल दिए। अब उसका मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा है। उस बुजुर्ग महिला ने अपने नौकर से कहा, जरा भाई साहब से नंबर लेकर अपने मोबाइल से उस नंबर को डायल करके देखो तो। उस लड़के ने नंबर डायल किया तो मोबाइल अब भी स्विच ऑफ आ रहा था। उस बुजुर्ग महिला का नाम निर्मला था। उन्होंने लाजवंती जी को छूकर देखा तो वह बर्फ़ जैसी ठंडी हो गई थी। निर्मला जी ने सोमेश्वर जी से कहा, भाई साहब यह तो आपको छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए जा चुकी हैं। यह सुनते ही सोमेश्वर जी वहीं निढाल हो गए। निर्मला जी ने अपनी दुकान के लड़कों से कहकर लाजवंती जी की अंतिम क्रिया की व्यवस्था करवाई और लाजवंती जी का बिना पुत्र के अंतिम संस्कार भी हो गया। निर्मला जी ने सोमेश्वर जी को अपने घर से एक मोटा कंबल और 2-3 जोड़ी गर्म कपड़े मंगवा कर दिए। इसी में सोमेश्वर जी के 2 दिन निकल गए। सोमेश्वर जी मंदिर की सीढ़ियों में बैठे सोच रहे थे, इस दिल्ली में जहाँ बेदर्दी लोग रहते हैं, वहीं निर्मला जी जैसे इंसान भी हैं जिसमें अभी तक इंसानियत जिंदा है। करीब सुबह के 4 बजे होंगे। मंदिर में लोगों की आवाजाही शुरू हो गई थी। आज मंगलवार का दिन था। मंदिर में सुबह से ही काफ़ी भीड़ थी। आने जाने वाले सोमेश्वर जी को भिखारी समझकर दान किए जा रहे थे। कोई उन्हें 10 देता तो कोई उन्हें 50, कोई 100 देता तो कोई 500। तभी मंदिर की सीढ़ियों में उन्होंने अपने बेटे को देखा। एक बार तो उनका मन किया कि वह दौड़कर अपने बेटे को गले से लगा लें, लेकिन फिर उनके दिमाग ने उन्हें रोक लिया। उन्होंने कंबल से अपना मुंह ढक लिया और उसी की ओट से वह अपने बेटे को देखने लगे। उसके साथ एक औरत भी थी जिससे वह हंस हंस कर बातें कर रहा था। उसे देखकर नहीं लग रहा था कि वह अपने माँ बाप का इंतजार कर रहा था। वह बेटे के द्वारा दिए गए धोखे को अच्छे से समझ गए। वह दोनों मंदिर में दर्शन करके लौटे तो उसने उस औरत से कहा,
अंजलि, कुछ दान कर दो भाई, लॉटरी लगी है हमारी। और औरत ने अपने पर्स से 200 का नोट निकाला और सोमेश्वर जी के कंबल में डाल दिया और आगे चलते बने। अब सोमेश्वर जी को पता चला, उसने अपनी अय्यासी के लिए उनका मकान जमीन सब बिकवा दिए। सोमेश्वर जी ने रात को हिसाब लगाया तो उनके पास 15,000 रुपये जमा हो गए थे। उन्होंने निर्मला जी से कहा, मैं अपने गांव जाना चाहता हूँ, अगर आप मुझ पर एक एहसान और कर दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। निर्मला जी बोली, वह क्या है भाई साहब? वह बोले, मुझे किसी से कहकर रेलवे स्टेशन छुड़वा दीजिए। निर्मला जी ने अपने दुकान में काम करने वाले लड़के को बुलाया और कहा, भाई साहब को रेलवे स्टेशन लेकर जाओ और टिकट कटवाकर ट्रेन में बैठा देना। यह रहे टिकट के पैसे। सोमेश्वर जी बोले, ना बहन जी ना, टिकट के पैसे मेरे पास हैं, सिर्फ लड़के को भेज दीजिए। लड़का सोमेश्वर जी को रेलवे स्टेशन ले गया और टिकट कटवा कर उन्हें ट्रेन में बैठा दिया। सोमेश्वर जी गांव पहुंचे। उनके पास गांव में कुछ भी नहीं था। वह सीधा अपने भाई के घर गए और सारा वाकया उन्हें कह सुनाया। भाई को उन पर दया आ गई और उसने उन्हें अपने साथ रख लिया। अब रहने को छत तो मिल गई, लेकिन अब क्या करें? उन्होंने देखा उनके पास 14,000 रुपये थे। उन्होंने उसी में से एक फूड ठेला किराए पर लिया, उसी में खाना बनाकर बेचने लगे। धीरे धीरे मेहनत रंग लाई और किस्मत ने साथ दिया। ठेले से कमाई चल निकली। धीरे धीरे उनका काम बढ़ने लगा। उन्होंने अपने घर का सारा सामान अपने भाई के वहाँ रखवाया था। वह सामान अब उनके काम आने लगा। भाई का परिवार भी उनसे जुड़ गया। भाई ने भी अपनी लागत लगाई तो कारोबार दिन दुगना रात चौगुना निकल पड़ा। सोशल मीडिया पर उनके वीडियोस वायरल होने लगे और लोग उन्हें शेयर करने लगे। धीरे धीरे उन्होंने 15 ठेले और एक होटल खोल लिया। जिंदगी के अंतिम पड़ाव में भी सोमेश्वर जी ने वह कारनामा कर दिखाया जो 20-25 साल में भी लोग नहीं कर दिखाते। सोमेश्वर जी दिल्ली निर्मला जी से मिलने गए और उनका दिल से आभार व्यक्त किया। दोनों में भाई बहन का रिश्ता कायम हो गया। 5 साल बाद एक दिन सोशल मीडिया में राजेंद्र उर्फ राजू वीडियो देख रहा था। तभी उसकी नज़र अपने बाबूजी की वीडियो पर पड़ी। उसने पूरा वीडियो देखा तो वह दंग रह गया और अपने पिता से मिलने सीधे बिहार पहुंचा। उसने वहां जाकर देखा तो वह दंग रह गया। सोचने लगा, इनका सारा रुपया पैसा तो मैंने ले लिया था, फिर इनके पास यह सब कहाँ से आया? बेटा अपनी पत्नी के साथ सोमेश्वर जी से मिलने गया और बोला, बाबूजी प्रणाम, यह आपकी बहू है। राजेंद्र की पत्नी सर पर पल्लू रखकर जैसे ही झुककर प्रणाम करने लगी, तभी सोमेश्वर जी बोले, माफ़ कीजिएगा, मैंने आपको नहीं पहचाना। राजेश्वर बोला, क्या बाबूजी, आप अपने इकलौते बेटे को नहीं पहचानते? आप मजाक कर रहे हैं। सोमेश्वर जी बोले, मजाक मैं नहीं कर रहा हूँ, मजाक तुमने किया हमारे साथ। और मेरा बेटा उसी दिन मर गया जब मेरी पत्नी ने उसका नाम ले लेकर अपने प्राण त्याग दिए थे। वह भी ऐसे हालातों में जिसमें पहुंचाने का जिम्मेदार वही बेटा था। कितनी खुश थी मेरी पत्नी कि बेटे के साथ रहेगी, उसे अपने हाथों से खाना बनाकर खिलाएगी। इसलिए मेरी पत्नी के साथ ही मेरे बेटे की भी मौत हो गई। अगर वह आज भी शारीरिक रूप से जिंदा है तो मैं बस यही कहूँगा, अगले जन्म में वह बिन माँ बाप के जीवन जिए। आज सोमेश्वर जी की कमाई का हिस्सा दान में जाता है। अब वह कभी कभी रहने के लिए वृद्धाश्रम भी चले जाते हैं। वह अपने जैसे लोगों के बीच बहुत खुश रहते हैं और जिंदा दिली से जीवन को जीते हैं। कहानी देखने व सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरा यह छोटा सा प्रयास पसंद आया हो तो कष्ट करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, साथ में लाइक का बटन भी दबा दीजिएगा और अपने अनमोल विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य लिख भेजिएगा। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो शेयर अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।